बेपनाह प्यार तुमसे भाग 29। जब गुस्से में अनुष्का की मां मंदिर से जाने लगती है तो अनुष्का अपनी मां के पीछे उन्हें आवाज देती हुई, मां रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। पर उसकी मां एक नहीं सुनती है और एक छोटे से घर में चली जाती है। अनु भी उस घर के अंदर अपनी मां के पीछे पीछे आ जाती है और अपनी मां पर गुस्सा करती है। ये क्या बेवकूफ़ी है माँ। उसकी माँ उस कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाकर कुछ ढूंढ रही थी। माँ, यूँ किसी के घर में ये क्या ढूंढ रही हो? चलो यहाँ से, पहले इस घर से बाहर चलो, नहीं तो लोग हमें चोर समझेंगे। तू चिंता मत कर, ये घर एक दिन के लिए मैंने ही भाड़े पर ली है। आपने? आश्चर्य से अनुष्का पूछी। यानी आप पहले भी यहाँ आ चुकी है? ये सब आपने कब किया? क्यों बताऊँ मैं तुझे? क्या तुमने सब कुछ मुझे बताया था? पर मैंने आपसे क्या छिपाया है? याद दिला दूँ क्या छुपाया है? क्या तू उस राक्षस और रंजीत के साथ मेंटल एसाइलम नहीं गई थी? क्या तू इन लोगों को आरब से नहीं मिलवाई थी? क्यों इन्हें मिलवाने ले गई थी? उसकी तबीयत और ख़राब करने के लिए? अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए पागल कर देना चाहती है ताकि तू निश्चिंत हो जाए, आराम से उसके साथ रह सके। ये क्या बोले जा रही है आप? मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूँगी? आपने ये कैसे सोच लिया? वो सिर्फ आरब से मिलकर जानना चाहते थे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि गौरव ने सुसाइड कर लिया। वो बोला और तू मान गई। अपने भाई की स्थिति के बारे में एक बार भी नहीं सोची। और अब वो वहाँ विदेश में उनकी कॉलेज में छानबीन करने गया है ताकि अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाकर बेगुनाह बनकर खड़ा हो जाए। माँ, ये सब आपको किसने बताया? क्यों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अनुष्का अपने आंसू पोंछी और अपनी माँ के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, माँ, ये सारी बातें सच है, पर सच में ऋषभ जी ये सब आपकी खातिर कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नज़रों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, ताकि आप उन्हें माफ़ कर दे। मैं जीते जी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। और मैं तेरी बात सुन ही क्यों रही हूँ? जा, मेरे मरने के बाद उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। और उसकी माँ की नज़र केरोसिन के डिब्बे पर पड़ी। वो उसे उठाई और अपने ऊपर डाल दी। ये क्या कर रही हो माँ? ये क्या पागलपन है? छोड़ो ये सब। पर उसकी माँ उसकी एक न सुन रही थी। वो सामने रखी टेबल पर से माचिस उठाई और जलाने की कोशिश करने लगी, मानो वो पहले से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार थी। तभी तो अनजान घर में केरोसिन से भरा डिब्बा और माचिस भी इतनी आसानी से इन्हें मिल गया, जबकि आज के टाइम में केरोसिन घर में रखता कौन है। अनु अपनी माँ के हाथ से माचिस छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी और रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, पापा के बाद बस एक आप ही तो है जिसे मैं अपना बोल सकती हूँ। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी, पर प्लीज़ फिर ऐसा कुछ मत करना, कभी मत करना। अनुष्का की माँ बोली, तू सोच ले, कहीं भावना में बहकर अभी मना कर रही है, बाद में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगी? क्योंकि ये फैसला तेरी पूरी ज़िंदगी का है। तुझे तेरी माँ चाहिए या वो राक्षस? अगर तू उसे चुनेगी तो मैं चुपचाप तेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊँगी, और अगर तुम मुझे चुनेगी तो तुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ना होगा। अनुष्का रोते हुए बोली, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, आपने मुझे जन्म दिया है, पहले आपका हक है मुझ पर। तो ठीक है। उसकी माँ उसे खुद से अलग करके बोली, तो चल मेरे साथ, और उसे बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी करके शावर खोल दी। अनुष्का की मांग की सारी सिंदूर पानी में बह गई। सिंदूर के साथ साथ अनुष्का के अरमान, सपने, खुशियाँ सब आंखों से निकली आंसुओं में बह गए। अब उसकी माँ को कलेजे में ठंडक मिली, मानो वो जो चाहती थी वो पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद सिचुएशन सुधरी और उसकी माँ दूसरी पीले रंग की साड़ी उसे दी। ले, अब इसे जल्दी से पहन ले, हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो मैं ही तेरी हल्दी और मेहंदी की रस्म कर देती हूँ। अनुष्का चुपचाप साड़ी पहनकर बैठ गई। उसकी माँ अकेले ही उसे हल्दी लगा दी, फिर हाथों में मेहंदी लगाकर सारे रस्म पूरी कर दी। अनुष्का अपने हाथों में मेहंदी लगाए अपनी सुध-बुध खोई खिड़की से बाहर एक तितली को देख रही थी, जिसकी जालीदार पंख एक गुलाब की नुकीले कांटे में फंस गई थी। वो अपने पंख जितना फड़फड़ा रही थी, उसके पंख उतने ही जालीदार होते जा रहे थे और वो कांटे में उतनी ही तीव्रता से फंसती जा रही थी। आज उस तितली को देखकर अनुष्का को अपना अक्स नजर आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस तितली की हाल भी बिल्कुल मेरे जैसी ही है। अनुष्का खिड़की से बाहर तितली को देख रही थी और उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आ रहा था। वो खुद से ही बातें करती है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। ऋषभ जी का कुछ पता नहीं, रंजीत जी को भी कभी मालूम नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ।
आप जब तक आएंगे ऋषभ जी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तभी उसकी माँ कमरे में आई। क्या कर रही है? मेहंदी सूख गई होगी, जल्दी से उतार कर तैयार हो जा, मुहूर्त का समय होने जा रहा है। जब तक ये शादी नहीं हो जाती मानो मेरे सिर पर तलवार ही लटकी रहेगी। माता रानी जल्दी से ये शादी हो जाए और उस राक्षस से हमेशा हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट जाए। अनुष्का की माँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तू जल्दी कर, मैं तब तक और तैयारी देख लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अनुष्का दुल्हन के जोड़े में तैयार हो जाती है। चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, मायूस सी अपनी मोबाइल उठाई और अपनी एक वीडियो बनाई और उसे ऋषभ के नंबर पर सेंड कर दी। तभी उसकी माँ एक झटके में अंदर आती है और अनुष्का को देखते रह गई। देख तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, हाय किसी की नज़र ना लग जाए। चल, पंडित जी और रवि दोनों ही तेरा इंतजार कर रहे हैं। अनुष्का के मन में आया, क्यों ना माँ को एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। पर टेबल के नीचे रखी केरोसिन को देखकर वो फिर से डर गई। वो कुछ नहीं बोल पाई और अपनी माँ के साथ मंदिर चली गई। मंदिर में रवि दूल्हे की शेरवानी में तैयार विवाह की वेदी पर बैठा हुआ था और बगल में पंडित जी बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पंडित जी बोले, जल्दी कीजिए यजमान। उसकी माँ पहले माता रानी की प्रतिमा के पास लाकर उसे खड़ा कर देती है। चल, माता रानी को प्रणाम कर और अपने शादी को निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद मांग और सीधे रवि के पास जाकर बैठ जा। अनुष्का माता रानी की तरफ देखी और मन ही मन बोली, आपने अगर मेरे लिए यही फैसला लिया है तो मैंने भी अपने लिए एक फैसला ले लिया है। और अनुष्का की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। तभी उसकी माँ उसे पकड़कर बोली, हो गया, अब चल रवि के पास जाकर बैठ जा, देर हो रही है, देख तो शाम हो गई है। अनुष्का अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि पंडित जी ने जोर से चिल्लाया, खून खून। रवि कहाँ है? खून? फर्श पर खून गिरा हुआ था। ये खून कहाँ से? रवि भी उठकर खड़ा हो गया। अचानक उसकी नज़र अनुष्का के हाथों पर गई। चूड़ियों के अंदर से उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो आश्चर्य से चिल्लाया, अनुष्का जी। और अनुष्का की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और वो बेहोश होने लगी। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने? अनुष्का के कानों में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। शायद अनु बेहोश हो गई थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपनी आंखें खोलने की, पर उसकी आंखें खोल ही नहीं रही थी। धुंधली सी अक्ष दिखाई दी, ऋषभ जी। और ऋषभ ने उसे रोते हुए गले से लगा लिया। ये क्या कर लिया तुमने पागल? मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था? मेरा इंतजार करती, मैं आ ही रहा था ना। थोड़ी देर हो गई पर देखो मैं आ गया हूँ, अपनी आंखें खोलो। और ऋषभ उसे उठाने के लिए उसके गालों को थपथपाने लगा। अनुष्का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। अब बहुत देर हो गई ऋषभ जी, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं था। ऋषभ बोला, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रंजीत भी परेशान सा वही खड़ा था। मिस्टर रंजीत, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, उन्हें जल्दी बुलाइए। हाँ हाँ बड़े भाई, मैंने कॉल कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। अनुष्का की माँ गुस्साते हुए बोली, तू फिर आ गया? हट मेरी बेटी के पास से, छोड़ उसे। इन सारी फसादों की जड़ तू ही है, सिर्फ तू। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एक बार तो तू सलाखों के पीछे से निकल गया, पर इस बार मैं तुझे उम्र कैद की सज़ा दिलवाऊंगी, ताकि तू सारी उम्र जेल में ही सड़ता रहेगा। छोड़ मेरी बेटी को। और अनुष्का की माँ जैसे ही ऋषभ के पास उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ी, वो जोर से चिल्लाया, खबरदार, जो आगे एक कदम भी बढ़ाया तो आज तक मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की, तो वो सिर्फ अनु की वजह से, वरना आप भी जानती है ऋषभ राठौर से ऊंची आवाज़ में बात करने की किसी की औकात नहीं है। आप मुझे पुलिस और जेल की धमकी दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर रंजीत, पुलिस को कॉल कीजिए और उन्हें यहाँ बुलाइए। केस तो अब आपके खिलाफ बनेगा। एक शादीशुदा औरत की दोबारा शादी, वो भी डाइवोर्स से पहले। उस पर से आपने मेरी बीवी को सुसाइड करने के लिए फोर्स किया है। ये दूसरी केस। शादी के बाद भी आप जबरन मेरी वाइफ को अपने पास रखी है, उसे ससुराल नहीं जाने दे रही है। ये तीसरा केस। अनुष्का की माँ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो आश्चर्य से ऋषभ को देखते ही रह गई। रवि आगे बढ़कर बोला, ये क्या बोले जा रहा है तू? और तू आंटी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? ऋषभ गुस्से में बोला, अगर आज अनु को कुछ हो गया ना तो तुम देखना मैं किससे और कैसे बात करता हूँ। ऋषभ का इशारा रवि की तरफ भी था। रवि बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है?
नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तभी एम्बुलेंस की आवाज़ आई। रंजीत बोला, बड़े भाई एम्बुलेंस आ गई, जल्दी चलिए। ऋषभ अनुष्का को गोद में उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि रवि उसकी मदद को आगे बढ़ा। ऋषभ अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर उसे वहीं रुक जाने को कहा। खबरदार, जो एक कदम भी मेरी अनु की तरफ बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ऋषभ की आंखों में इतना गुस्सा था कि उसकी दोनों आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। अनुष्का की मां डर से रवि का हाथ पकड़कर पीछे कर ली। फिर ऋषभ और रंजीत अनु को उठाकर मंदिर से बाहर एम्बुलेंस की तरफ लेकर चले गए। थोड़ी देर में दोनों एम्बुलेंस के साथ अनुष्का को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। जल्दी से स्ट्रेचर आया और ऋषभ अनुष्का को उस पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर गया। रंजीत ने तब तक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। डॉक्टर अनुष्का की हालत देखकर उसे तुरंत ओटी में ले गए और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आज ऋषभ पूरी तरह टूट चुका था। वो परेशान सा ओटी के बाहर टहल रहा था। तभी रवि और अनुष्का की मां भी वहां दौड़े आए। ऋषभ की नज़र उन पर पड़ते ही वो गुस्से में बोला, वहीं रुक जाना, वहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना आज मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसी धमकी शायद पहली बार रवि और अनुष्का की मां ने ऋषभ के मुंह से सुनी थी। वो सच में डर गए और अपने कदम वहीं रोक लिए। तभी डॉक्टर अंदर से निकले। ऋषभ डॉक्टर को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी अनु ठीक है ना? आप इतना परेशान क्यों हैं? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी पल्स इतनी धीरे चल रही है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि शायद ये पुलिस केस है। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तब तक आप मिस्टर डॉक्टर थोड़ा रुक गए। ऋषभ राठौर। डॉक्टर ऋषभ राठौर, ये नाम मैंने कहीं सुना है। एनीवे, हाँ तो मिस्टर राठौर, तब तक आप एक पेपर साइन कर दीजिए एज अ फॉर्मेलिटी। ऋषभ बोला, कैसी पेपर? डॉक्टर, वो हम सभी इमरजेंसी पेशेंट के फैमिली से करवाते हैं कि अगर इलाज के दौरान पेशेंट को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार ना ही अस्पताल के डॉक्टर होंगे और ना ही हॉस्पिटल अथॉरिटी। पीछे से एक नर्स आई और डॉक्टर ने कहा, नर्स प्लीज मिस्टर राठौर को वो पेपर दीजिए। जी सर। नर्स ऋषभ की तरफ पेपर बढ़ाकर बोली, सर यहाँ 2 जगह आपके सिग्नेचर चाहिए। ऋषभ वो पेपर हाथ में ले तो लिया और डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर गौर से देखते हुए उसी के सामने वो पेपर कई टुकड़ों में फाड़ दिया। मैं ऐसी कोई पेपर पर साइन नहीं करूँगा। अगर मेरी अनु को कुछ भी हुआ तो याद रखना डॉक्टर, ये तुम्हारा हॉस्पिटल शमशान बन जाएगा। और वो डॉक्टर के गले में लटकते आला को ठीक करते हुए मध्य स्वर में बोला, इसलिए समय न बर्बाद करते हुए अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई आज आजमा लो, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत ना कल थी, ना आज है और ना ही कल होगी। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, जिस डॉक्टर को जहाँ से बुलाना है बुलाओ और करो, पर मुझे मेरी अनु किसी कीमत पर सही सलामत मुझे चाहिए। और तुम कोशिश करो, तुमसे ज़रूर होगा। डॉक्टर थोड़ा घबरा गया। वो थोड़ा नर्वस होकर डर से ऋषभ को गौर से देखते रहा, क्योंकि आज सचमुच ऋषभ बहुत उग्र रूप में था। डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर रंजीत तुरंत आगे बढ़कर डॉक्टर से बोला, सॉरी डॉक्टर, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो अभी बड़े भाई बहुत परेशान हैं। प्लीज़ आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। सच तो ये है कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, बस इसलिए ऐसा बोल गए। आप कैसे भी करके मेरी भाभी को बचा लीजिए। डॉक्टर बोले, देखिए हमारा काम ही है पेशेंट को बचाने का, पर यूँ धमकी। रंजीत बोला, मैंने कहा ना, सॉरी, प्लीज़ आप भी तो इंसान हैं। प्लीज़ इनकी इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और मैं जानता हूँ आपकी टीम कुछ भी कर सकती है। आप लोग तो हमारे लिए भगवान के दूसरे रूप है। प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर बोले, ये होता है मैनर्स, किससे कैसे बात की जाती है। डॉक्टर गुस्से में ऋषभ की तरफ देखकर बोला और ओटी में वापस चला गया। क्या हो गया आपको बड़े भाई, आप किस तरह से बातें करने लगे हैं? ऋषभ बोला, अरे यार, वो कैसे बातें कर रहा था, तुमने उन्हें नहीं देखा? उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था। ऋषभ थोड़ा भावुक हो गया। रंजीत भी भावुक होकर ऋषभ के गले लग गया। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज ऋषभ भी पूरी तरह कमज़ोर पड़ गया था। उसे सच में किसी अपने या दोस्त के कंधे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो भी रंजीत को पकड़कर रो पड़ा। मैं अनु के बिना नहीं रहना चाहता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। दुनिया में हज़ारों लोगों का प्यार परवान चढ़ता है, पर मेरा ही प्यार अधूरा रह गया। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और लोग हमें ही अलग करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। क्यों करते हैं लोग हमारे साथ ऐसा?
अरे हमने क्या मांगा है किसी से, बस हम साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, पर लोग ये भी नहीं होने देते। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हूँ, अकेला हूँ। सचमुच ऋषभ की बातों में बहुत दर्द था, मानो वो अनुष्का के बिना सचमुच पूरी तरह से टूट चुका था। रंजीत बोला, बड़े भाई हौसला रखिए, आप तो मेरे आइडियल है, मुझे तो आपसे प्रेरणा मिलती है। और रही बात अनुष्का जी की, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। तभी ऋषभ का मोबाइल बजा। वो रंजीत से अलग होते हुए पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह पोंछने लगा। मोबाइल लगातार बज ही रहा था। वो कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाला। पापा, कॉल उठाकर, हाँ पापा, मिस्टर राजेश बोले। कहाँ था बेटा? यहाँ मैं और तुम्हारी माँ कितने परेशान थे, तेरा मोबाइल क्यों ऑफ आ रहा था? तू ठीक तो है ना? ऋषभ थोड़ा डबडबा गया। हाँ पापा मैं ठीक हूँ, पर क्या बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मिस्टर रंजीत ठीक है? हाँ पापा, पर अनु की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। अनु तुझे मिल गई क्या? आश्चर्य से एक खुशी के स्वर में मिस्टर राजेश जी बोले। तभी पीछे से मीना जी भी कहती है, फ़ोन को स्पीकर पर कीजिए, मुझे भी सुनना है। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? पापा, उसने अपने हाथ की नसें काट ली है। हे भगवान, पर क्यों? ऋषभ गुस्से में दूर बैठी अनु की माँ की तरफ देखा। बहुत लंबी कहानी है पापा, आप बस माँ को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, मुझे अभी आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। ये भी कोई बोलने की बात है बेटा, हम जो भी पहली फ्लाइट है वही पकड़कर वहाँ आ रहे हैं। तू बिल्कुल चिंता मत करना, माता रानी सब ठीक कर देंगी। हम आ रहे हैं बेटा, बस तू अनु का ख्याल रख। कुछ घंटे तक ऐसे ही चलते रहा। डॉक्टर अपनी कोशिश में लगा हुआ था, पर कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था। ऋषभ वही बैठा हुआ था। मिस्टर रंजीत ओटी के पास परेशान सा टहल रहे थे और दूर अनुष्का की माँ बैठी बैठी रोए जा रही थी। रवि उन्हें संभाल रहा था। ऋषभ अनुष्का के बारे में सोचने लगा और मोबाइल में अनु के द्वारा भेजी गई वीडियो को देखने लगा। आप मुझे इस शादी के जोड़े में देखकर थोड़ा आश्चर्य करेंगे, पर ऋषभ जी आज मेरी शादी है। ये वीडियो जब तक आप देखेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब शायद हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे। ऋषभ जी, मैंने बहुत कोशिश की माँ को मनाने की, पर शायद वो हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगी। उन्होंने आज खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की है। मैं माँ को खोना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपके सिवा किसी और की होना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में आप दोनों चाहिए, पर शायद ये इस जन्म में संभव नहीं है। इसलिए मैं खुद को ही ख़त्म करने जा रही हूँ। जानती हूँ आप टूट जाएंगे, मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे बुज़दिल समझेंगे, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेपनाह करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो ऑफ हो गया। ऋषभ रोते हुए मोबाइल को सीने से लगाकर दीवार के सहारे अपने सिर को टिकाकर अपनी दोनों आंखें बंद कर सोचने लगा। काश कि मैं कुछ घंटे पहले ही तुम्हारे पास आ जाता, तो शायद तुम्हें इतना कठोर कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कैसे कहूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिला कॉल करने का। काश कि मैं तुम्हें अपने आने की खबर पहले ही दे पाता, तो आज तुम इस तरह ज़िंदगी और मौत से नहीं लड़ रही होती। ये तुमने क्यों किया? तुम मेरी एहसासों में बसती हो, दिल की हर धड़कन में बसती हो। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मुझे तुम्हारी माँ की परवाह नहीं है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर सोचते सोचते ऋषभ की आंखें लग गई। तुम कहाँ हो अनु? मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों है? अनु कहाँ हो तुम? ऋषभ जी मैं यहाँ हूँ, आप ध्यान से देखिए। अनु सच में तुम मुझे नहीं दिख रही हो। ओहो ऋषभ जी, अब मैं आपको कैसे दिखूंगी? मैं तो एंजल बन गई हूँ, अब मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, आपको नहीं दिखाई दूंगी। ये क्या मजाक है? अनु सामने आओ। अनु अनु, और ऋषभ चिल्लाकर उठ गया। रंजीत दौड़कर आया। क्या हुआ बड़े भाई? ऋषभ बोला। कुछ नहीं। ऋषभ थोड़ा डर गया था, शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। फिर वो रंजीत से पूछा, डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि अंदर क्या हो रहा है, परेशान सा रंजीत जवाब दिया। तभी घबराए हुए मीना और राजेश जी ऋषभ के पास आते हैं। मीना बोली, क्या हुआ? कहाँ है अनु? ऋषभ ओटी की तरफ इशारा किया। मिस्टर राजेश बोले, डॉक्टर ने क्या कहा? वो कोशिश कर रहे हैं। और ऋषभ भावुक होकर अपने पापा के गले से लग गया। तू रो क्यों रहा है पगले? अरे हमारी अनु बहुत बड़ी फाइटर है, वो कभी हारना नहीं जानती है, उसे कुछ नहीं होगा, तू बस हिम्मत रख। मीना जी सामने अनु की माँ को रोते देख भावुक होकर उनके पास जाने लगी।
ऋषभ अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपना सिर नहीं में हिलाया। मीना जी बोली, पर क्यों बेटा, वो रो रही है, अनु के लिए परेशान हो रही है, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दे। ऋषभ बोला, नहीं माँ, ये मगरमच्छ के आंसू है। आज अनु इन्हीं के कारण ऑपरेशन थिएटर में है। ये एक माँ हो ही नहीं सकती, ये तो उसकी खुशियों की दुश्मन है। ये कभी उसे समझी ही नहीं। एक माँ क्या इतना नीचे गिर सकती है? मुझे इन्हें देखकर हैरानी होती है, नफरत होती है। मतलब तू क्या बोलना चाह रहा है? माँ, मैं सारी बात आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तो आप अपनी माता रानी से अनु के लिए प्रार्थना कीजिए। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। सभी घबराकर डॉक्टर के पास पहुंचे। ऋषभ बोला, कैसी है वो ठीक है? उसे होश आ गया? ऋषभ परेशान सा डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर भी थोड़ा परेशान लग रहे थे। अब वो भी बोले तो क्या बोले और कैसे बोले? फिर भी उन्होंने संतावना के तौर पर ऋषभ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, आई एम सॉरी। ये शब्द सुनते ही सभी के होश उड़ गए। ऋषभ, क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो है आप? गुस्से में ऋषभ बोला। डॉक्टर बोले, मिस्टर राठौर, पहले आप ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात सुनिए। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी आपकी वाइफ को बचाने की, पर ऋषभ, पर क्या डॉक्टर? ओहो, अब मैं समझा। ये सब आपने जानबूझकर किया है क्योंकि मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी। तो सॉरी डॉक्टर, मैं आपसे हजारों बार अपनी बदतमीजियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ मेरी अनु को वापस ला दीजिए। ऋषभ हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और सब ऋषभ को देखकर रो पड़े। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।